जी अस्सलाम वालेकुम। F3 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर में 67। आज के लेक्चर में जो कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है एक जो हमारा चैप्टर 12 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है ब्लॉकचेन, उसके यूजेस को स्टडी करेंगे हम। कल ब्रीफली हमने कुछ यूजेस को डिस्कस किया था। आज हम कंप्लीट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ ब्लॉकचेन, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में, और फिर इसके बाद हम स्टडी करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। ये क्या चीज़ है? ब्लॉकचेन के यूजेस के किन किन इंडस्ट्रीज में ब्लॉकचेन यूज हो रहा है। क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ आपके ख्याल में बिटकॉइन में यूज हो रही है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है? नहीं, ये तो बेसिकली एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है ना। क्या किस चीज का मैकेनिज्म? ट्रांजैक्शंस का डाटा को रिकॉर्ड करने का सिस्टम। और डाटा को कैसे रिकॉर्ड करना है? डिजिटली। और डिजिटली भी कैसे? ऐसे कि इसमें कोई चेंजेस ना हो सके, ठीक है, इसमें कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना कर सके, कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ना हो। तो ये जो टेक्निक है ये सिर्फ फाइनेंशियल इंडस्ट्री में नहीं बल्कि और भी बहुत सी इंडस्ट्री में यूज हो सकती है। आज हम स्टडी करेंगे किन किन इंडस्ट्री में यूज होती है, ठीक है। सबसे बड़ी एग्जांपल नो डाउट फाइनेंशियल सेक्टर की है, लेकिन इसके अलावा भी इंडस्ट्रीज हैं जो ये कि यूज कर रही हैं इसको, ठीक। पाकिस्तान में चूंकि अभी ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही, इसलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल को शायद कुछ जगहों पे अंडरस्टैंड करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो, क्योंकि रियल लाइफ में आपको ये नजर नहीं आएंगी अपने इर्द गिर्द। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होगी थोड़ा सिंपल करके आपके साथ शेयर करूं, डिस्कशन करूं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि किस तरीके से इसको यूज किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी स्टडी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। ये बेसिकली जो हमारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का समझ लीजिए सबसे अहम हिस्सा है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी कि एक लेजर, देखें कंपनी के ट्रांजैक्शंस हैं, उस वो लेजर में मेंटेन होती है ना, अकाउंटिंग में पढ़ते हैं आप, तो वो लेजर किसके पास होता है? कंपनी के अपने पास है। क्या कंपनी ने ऐसा किया होता है कि हर एम्प्लॉय को वो लेजर की एक कॉपी दे दी जाए, भैया घर बैठे जब जब कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी हो कर लो? नहीं, इसका मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी नहीं है, वो सेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी क्या होती है? जब लेजर की एक कॉपी हर इंडिविजुअल के पास मौजूद हो, एक्सेसिबल हो। इससे क्या होता है? इससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है। कभी एक ट्रांजैक्शन, जैसे मैं अभी बैठा हूं, मैंने एक ट्रांजैक्शन की, वो ट्रांजैक्शन फेल हो गई ऑनलाइन, लेकिन अब मैं परेशान बैठा हूं, ये ट्रांजैक्शन तो फेल हो गई है, वेबसाइट के ऊपर लिखा नजर आ रहा, कहीं बैंक में मेरे पैसे डिडक्ट ना हो गए हो। अब मैं बार बार कभी बैंक को कॉल करने की कोशिश करूंगा, कभी ऐप को ओपन करने की कोशिश करूंगा, हो सकता है मेरा नेट पैकेज खत्म हुआ, ऐप नहीं ओपन हो सकती। कॉल किया 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 मिनट वो जो है वो वेट पे हूं, तो मेरे अपने पास तो रिकॉर्ड नहीं है ना, ये प्रॉब्लम। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी में क्या होगा? हर एक पर्सन के पास रिकॉर्ड होगा, ट्रांसपेरेंसी है, जब चाहे जैसे चाहे जो इमीडिएटली देख सकते हैं, ठीक है। और ना सिर्फ ये कि ट्रांजैक्शन देख सकते हैं बल्कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मुझे बताइए, सोचेंगे सर अगर मेरे पास अपना बैंक अकाउंट और मैं उसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकता हूं ना, तो मैं तो हर रोज करोड़ों रुपया क्रेडिट करता रहूंगा उसमें, यही सोच रहे ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम है, वहां पे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, वहां पे सिक्योरिटी भी है, वहां पे कंट्रोल्स भी है, सिस्टम है जिसके जरिए हर ट्रांजैक्शन वेरीफाई होती है ना। जो वेरीफाई करते हैं ट्रांजैक्शन, उसे क्या बोलते हैं? माइनर्स और वैलिडेटर्स, ब्लॉकचेन में पढ़ा था, ठीक है। और वे कॉम्प्लेक्स सिस्टम के जरिए से उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। बहरहाल, तो हम फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। फिनटेक के बारे में हम आज कुछ ऑफिशियली कुछ नहीं पढ़ रहे। फिनटेक ऑफिशियली हमारे आने वाले कल का लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए, फिनटेक में सबसे अहम चीज, फिनटेक क्या है? फिनटेक इज इक्वल टू फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी का यूज फाइनेंस में कर लिया आपने। ये क्या हो गया? ये फिनटेक। अच्छा, इसका मतलब है ये जो मैं जैज कैश यूज कर रहा हूँ, ऐप इजी पैसा ऐप यूज कर रहा हूँ, और इस तरह की ऐप्स, तो इसमें मैं फाइनेंस को भी यूज कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज होती है ना, टेक्नोलॉजी को भी यूज कर रहा हूं। तो क्या ये फिनटेक की एग्जांपल हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। बैंक की जो ऐप है, ठीक है, उसके जरिए से ट्रांजैक्शन, ये फिनटेक, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। और बैंक में जाके मैं लाइन में लग के बिल जमा कराता हूँ, कैश निकलवाता हूँ, ये फिनटेक की एग्जांपल है कि नहीं? ये नहीं है। शाबाश, ठीक है। तो ये स्टडी करेंगे हम बात। लेकिन आज का हमारा फोकस क्या है?
यूजेस ऑफ ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। पहले बात करते हैं हम ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन के बारे में आपने अभी कुछ जो 2 लेक्चर्स हो गए हमारे, एक आधा लेक्चर था, एक जो है पूरा लेक्चर, 1.5 लेक्चर कह लें। ब्लॉकचेन के बारे में आप क्या जानते हैं? ब्लॉकचेन क्या है? ये एक सिस्टम है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का। अच्छा, इसमें रिकॉर्डिंग कैसे होती है? क्या डेबिट क्रेडिट के जरिए से होती है? नहीं, ब्लॉक्स के जरिए से होती है। ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स में रिकॉर्ड की जाती हैं। अच्छा, और ब्लॉक के कुछ पार्ट्स होते हैं, याद है? ब्लॉक सीक्वेंशियल में रिकॉर्डिंग होती है। और कौन कौन से पार्ट होते हैं? 2, हेडर और बॉडी। अच्छा, हेडर में क्या होता है? बॉडी में तो चले ट्रांजैक्शन होती है ना, कौन सी किस अमाउंट की ट्रांजैक्शन है, किसने सेंड की, किसने रिसीव की। जैसे अगर हम ये क्रिप्टो करेंसी की बात करें, इसमें अगर ब्लॉकचेन को यूज किया जाता है, ये इंफॉर्मेशन हो गई। जो हेडर होता है उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? टाइम स्टैम्प के कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन, कौन सी वक्त की ट्रांजैक्शन है, और प्रीवियस हैश, और नेक्स्ट ब्लॉक का भी हैश होता है? नहीं, 2 ही हैश होते हैं, एक अपना, एक प्रीवियस का। अच्छा, ये हैश कैसे कर, ये सीक्वेंस नंबर सीक्वेंस में चलता है? हैश सीक्वेंस में नहीं चलता, ये हैश नंबर सीक्वेंस में नहीं चलते। हाँ, ये कैलकुलेट होते हैं, जो बॉडी है ना उसमें जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है, उससे, उसकी बेस पे। शाबाश। अच्छा, अगर मुझे बताइए, मैं उस जो बॉडी ऑफ द डाटा में हेर फेर करने लगूंगा, 50 की ट्रांजैक्शन को $500 की ट्रांजैक्शन करने लगूंगा, हम 50 बिटकॉइन की बजाय 500 बिटकॉइन, तो फिर क्या होगा? वो सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेगा? क्या होगा? वो, हाँ, वो हैश चेंज हो जाएगा। अच्छा, जब जिस ब्लॉक में मैं एडिट कर रहा हूं उसका हैश चेंज हो गया, तो अब इसका हैश जो है वो ब्रेक हो गया, वो अगले हैश से डिफरेंट होगा, तो चेन ब्रेक हो जाए। उसी वक्त पता चल जाएगा भाई इस पॉइंट पे आके प्रॉब्लम है। फौरन देखेंगे किसने चेंज किया, किसने चेंज किया, वो उसका आइडिया, नाम आ रहा होगा, क्या नाम, आइडिया, वो क्या 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 था? पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की से पता चल जाएगा किसने, उसको पेनल्टी डाली जाएगी, भैया तूने गड़बड़ करने की कोशिश की है, ठीक है, उसके बिटकॉइन काट लिए जाएंगे। होनी चाहिए कि नहीं पेनल्टी, ताकि आइंदा से ये काम ना करे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक हमने जो सिस्टम स्टडी किया है, इसमें जो डाटा होता है ब्लॉक्स की शक्ल में होता है, ठीक है, और ब्लॉक एक दूसरे के साथ चेन की शक्ल में कनेक्टेड होते हैं। वो, हाँ, नोट्स के, शाबाश। तो वो जो ब्लॉक्स को अगर हम देखें, डाटा को, ट्रांजैक्शन चल रही है, भैया हमारा तो जो लेजर होता है ना, जो हमारा डबल एंट्री लेजर, उसमें तो ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे चल रही होते हैं, ऐसे है ना। ये ट्रांजैक्शन कैसे चल रही होंगी? एक ट्रेन के डब्बे की तरह, ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह। क्या ऐसे तो नहीं चल रही होंगी जैसे वो कोई वेब होता है, जैसे मकड़ी का जाला नहीं होता, वो इधर से इधर 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 इधर, ऐसे नहीं चल रही होगी? यानी आप ये कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम हम ब्लॉकचेन में अमूमी तौर पे यूज करते हैं, उसमें ऐसे चल रही होती है ट्रांजैक्शन, ऐसे चल रहे होते हैं। इसमें तो एक वक्त में, फिर इसका मतलब है एक ही ट्रांजैक्शन हो रही होगी, है ना। अगर ये ऐसे चल रहा होता है ऊपर नीचे, तो हम कह सकते थे एक वक्त में 2 ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली चल रही है, ये तो एक वक्त में एक ही चल रही होगी। अच्छा, ऐसे नहीं ट्रांजैक्शन होती, ऐसे वेब की तरह, ऐसे, फिर ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं चल रहा होता सिस्टम। अच्छा, अगर फर्ज करें सिस्टम ऐसे चले, तो इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान। अच्छा, इसका एक फायदा भी होगा, गैस करें क्या फायदा होगा? ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो सकेंगे, है ना। एक ही वक्त में ये 5-6 ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो सकेंगे। लेकिन इसका मुझे लगता है कि नुकसान भी होगा, वेरिफिकेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको वेरिफिकेशन जो है वो जल्दी जल्दी करना पड़ेगी, क्योंकि एक ही वक्त में बहुत से ट्रांजैक्शन चले। तो ये भी कोई सिस्टम होगा, हो सकता है दुनिया में, ऐसा ही है ना भाई। क्या दुनिया में सबकी नीड्स एक जैसी होती है? नहीं, हर ट्रांजैक्शन एक जैसी सेंसिटिव नहीं होती। बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन करोड़ों के, एक ट्रांजैक्शन के पीछे करोड़ों रुपए जो है वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं, उसमें तो शायद एक क्लोज टू परफेक्ट किस्म का सिस्टम चाहिए होगा ना। लेकिन फर्ज कीजिए अगर मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करना है अपनी सप्लाई चेन में, ठीक है, तो उसमें हो सकता है
कि मुझे कोई इतना ज्यादा सिक्योर सिस्टम नहीं चाहिए होगा। मैं कहूँगा भाई सिस्टम तो बहुत अच्छा है, इसका सिक्योरिटी लेवल थोड़ा सा कम कर दो, स्केलेबिलिटी लेवल थोड़ा बढ़ा दो। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो क्या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम एक ही होना चाहिए दुनिया में, कि जरूरत के मुताबिक थोड़ी थोड़ी वेरिएशन निकालते रहना चाहिए? ठीक है जी। जैसे इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है वो क्रिप्टो करेंसी में भी हो रही है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। और अगर फर्ज कीजिए कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर ऐप यूज कर रहा हूं और मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं दोस्त के साथ, स्टूडेंट्स के साथ फॉर एग्जांपल, और मैं ये चाहता हूं ये इंफॉर्मेशन भी सिक्योर हो, पर्सनल हो, ठीक है, प्राइवेसी इंश्योर हो इसमें, तो क्या मुझे उसी लेवल के सिक्योरिटी मेजर्स चाहिए जो कि बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में है, कि मुझे थोड़े सिक्योरिटी मेजर्स लो वाले भी चलेंगे? इसलिए याद रखिएगा जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम है ये एक ही नहीं है दुनिया में, ठीक है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिपेंड करता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज की नीड्स पे, ठीक है, वो हम बाद में भी स्टडी करेंगे। पहले तो स्टार्ट करते हैं यूजेस, आसान वाला कंसेप्ट पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। यूजेस में क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के डिफरेंट इंडस्ट्रीज में क्या यूजेस हैं। सुनते जाएं और हैरान होते जाएं कि दुनिया कितनी तरक्की कर गई है? इसमें जरा थोड़े मैं, अगर आप इजाजत दें तो अपनी मर्जी से तरतीब आगे पीछे कर लूं। ओके, एक तो भाई सबसे अहम, ये तो जो आपको बताया था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, एक इंटरनेशनल जो समझ लीजिए बुक सेलर था, $20 की किताब खरीदी, मुझे आज तक याद है, मैं नहीं खरीद पाया था, ठीक है, बाद में किसी दूसरे तरीके से, ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो है वो डायरेक्ट, वैसे अभी भी डायरेक्ट ट्रांसफर आप मुल्क से बाहर किसी को करना चाहें बहुत मुश्किल है, रिलेटिव्स को कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत मुश्किल होता है। तो जो ब्लॉकचेन का एक बड़ा यूज जो मुझे नजर आ रहा है वो क्या है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स आपकी बड़ी आसानी से हो जाएंगी। बल्कि क्यों आसानी से हो जाएंगी? क्योंकि दरमियान में कोई मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं है, कोई एक्सचेंज वाला नहीं है, ठीक है, कि एक्सचेंज कोई सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक नहीं है, कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है, तो इसीलिए इंटरमीडियरीज नहीं है, तो प्रोसेस हमारा फास्ट भी हो गया और चीप भी हो गया। डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं जैसे पेपाल के जरिए से, उसके जरिए से भी, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं ना चलता, ठीक है। तो ये भी जब पाकिस्तान में आ जाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो मुझे तो सबसे बड़ा फायदा क्या, पूरी दुनिया में जहां पे मुझे कोई एजुकेशन सोर्स नजर आएगा, मैं विद इन मिनट्स से कहूंगा भाई ये मुझे दिखाओ क्या है इसमें, ठीक है, 5, 10, $15 जितने पेमेंट करने, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट क्या हो गई, आसान हो गई। वो तो आप कहेंगे सर अभी भी आसान है, इंटरनेशनल ऐप्स मौजूद है, जब पेपाल मौजूद है इसकी क्या जरूरत है? ये ज्यादा सिक्योर है, ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ब्लॉकचेन, ये पढ़ा था ना हमने। अच्छा, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो गया। फिर इसके अलावा जो मुझे पसंद आया ना, इसका दूसरा बड़ा यूज वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। एक होते हैं लीगल कॉन्ट्रैक्ट। लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मैंने भाईजान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, इनसे पैसे ले लिए, इनको चीजें डिलीवर नहीं की, ठीक है, या बाजू का ऐसा होता है ना, प्रॉपर्टी में क्रिटिकल बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, पैसे ले लिए, ट्रांसफर नहीं किया मैंने, ठीक है, इनको अब मैं इनको डेट्स पे डेट्स दे रहा हूँ, भैया पेमेंट ले लिया, भैया आज मेरी तबीयत खराब है, परसों आना, परसों गए यार वो वकील नहीं आया, उसकी कोई पेशी थी इधर, 10 दिन बाद आना, 8 दिन बाद आना, भैया आज उधर रश बहुत है, उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया आज। इस तरह के मसले मसाइल कर सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। या हो सकता है कि मैंने इनको कोई ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूं जिसका मैं ट्रू ओनर नहीं हूं, ठीक है, ऐसा भी। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज तो ये आपको पहले एक काम ये करना पड़ेगा, क्या कि आपको अपना सारा प्रॉपर्टी का डाटा जो है वो ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर लाना पड़ेगा। अगर आप ये ले आते हैं तो आपको एक मजीद फायदा होगा। वो मजीद फायदा क्या होगा कि ये अलग कंसेप्ट है, आप अपना सारा प्रॉपर्टी का डाटा ब्लॉकचेन सिस्टम पे ले आए, इसमें क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी। आप फौरन बता सकते हैं क्या इस प्रॉपर्टी का ट्रू ओनर कौन है। अब वो नहीं, कागज होता है ना, एक कागज पे एग्रीमेंट मैंने इनके साथ कर लिया, दूसरे के इनके साथ कर लिया, तीसरे पे पता चले एक प्रॉपर्टी 5-5 लोगों को बेच दिया, लोग ऐसे करते हैं बाज़। लेकिन अगर ब्लॉकचेन पे सारा रिकॉर्ड होगा, वहां पे तो एक प्रॉपर्टी का ओनर कौन होगा, एक ही होगा। ऐसा ही है, दो थोड़ी होंगे,
वहां पे सबने वैलिडेट किया होगा, ठीक है। जब भी प्रॉपर्टी किसी के नाम पे ट्रांसफर होगी उससे सारे जो हमारे माइनर्स हैं, जो हमारे वैलिडेटर्स हैं, वो वेरीफाई करेंगे, हाँ जी पहले इसकी ओनरशिप थी, अब इसकी ओनरशिप है और एक ही ओनरशिप है। कि दूसरा बंदा अगर किसी दूसरे को ट्रांसफर कर, जिसने बेच दिया वो दोबारा किसी और को बेचने लगेगा, वैलिडेटर कहेंगे भैया ये तो ओनर ही नहीं है, माइनर कहेंगे नहीं नहीं इसको उड़ाओ, ये अब प्रॉपर्टी को बेच चुके, अब इसका ओनर नहीं है, अब दोबारा क्यों ट्रांजैक्शन कर रहा है, रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसा ही है। जबकि यहाँ पे आपको पता है सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट है, उसमें पटवारी है, वो क्या काम मिल मिला के चलता है। तो बताइए रियल स्टेट ट्रांजैक्शन को अगर हम रियल स्टेट डाटा सारे का सारा प्रॉपर्टी वाला डाटा ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर करते हैं, फायदा है या नहीं है? बिल्कुल है। इससे क्या होगा, कॉस्ट भी कम होगी, डिलेज भी नहीं होंगे। कॉस्ट क्यों कम होगी, हर ट्रांजैक्शन पीछे गवर्नमेंट कहते हैं विदहोल्डिंग टैक्स दो, फाइलर है तो फॉर एग्जांपल 5% दो, और नॉन फाइलर है तो 10% दो। वो मिलियंस की ट्रांजैक्शन में बड़ी बड़ी टैक्स अमाउंट ही बहुत ज्यादा बन जाती है, तो टैक्स भी बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? टैक्स क्यों बच जाएगा? अब गवर्नमेंट है ही नहीं तो टैक्स कैसे ले सकेगी, मिडल मैन कोई है नहीं। तो बताइए प्रॉपर्टी का सिस्टम सारा ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर हो जाना चाहिए कि नहीं? क्या फायदा होगा इससे? ट्रांजैक्शंस कॉस्ट कम हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, ट्रांजैक्शन जल्दी जल्दी हो जाया करेंगे, डिले नहीं आएंगे, महीनों के दिनों के, विद इन मिनट्स ट्रांजैक्शन हो जाया करें। जैसे आप पिज्जा खरीदने में जितनी देर लगती है ना, प्रॉपर्टी खरीदने में भी उतनी देर लगा करेगी बस। तो ये है रियल एस्टेट। अच्छा, रियल एस्टेट से ही एक और बी रिलेटेड कंसेप्ट है। अब मैं रियल एस्टेट से, वैसे मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चले, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं, अभी एग्जांपल वो चल रही है, फिर इससे रियल एस्टेट से रिलेटेड दूसरी एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करूंगा, दूसरा यूज। वो क्या एग्जांपल है रियल एस्टेट से भैया? इससे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी पॉसिबल होंगे। जब आप अपना प्रॉपर्टी का डाटा ब्लॉकचेन पे ले आएंगे, इससे क्या होगा भाई? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ऑटोमेशन हो, लीगल कॉन्ट्रैक्ट प्लस ऑटोमेशन। यानी मैं अगर फर्ज कीजिए है इनको प्रॉपर्टी इन्होंने बाय करनी है, मैंने पैसे ले लिए, अब मैं ट्रांसफर नहीं कर रहा मुख्तलिफ किले बहानों से। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम पहले ही कॉन्ट्रैक्ट, समझ लीजिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक सॉफ्टवेयर है, बताया था ना, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर पहले से ही लिख देंगे मिस्टर ए ने मिस्टर बी के इस अकाउंट में पेमेंट करनी है, मिस्टर बी का अकाउंट की इंफॉर्मेशन इसके साथ लिंक कर दी जाएगी, और फिर कहा जाए जैसे ही मिस्टर ए के अकाउंट से मिस्टर बी के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हो, जैसे ही मिस्टर ए के अकाउंट से मिस्टर बी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तुमने किसी इंस्ट्रक्शन का इंतजार नहीं करना, उसी सेकंड में तुमने प्रॉपर्टी जो है इसकी ओनरशिप ए को ट्रांसफर कर देनी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इफ देन कंडीशन पे, इफ देन रूल पे, इफ दिस हैपेंस देन डू दिस, उसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं। अब आप भी श्योर है क्या? आपको पता है अगर मैंने पेमेंट कर दी ना तो भैया ये जो मर्जी कर ले, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर होने से रोक नहीं सकता, ये उसी मिनट में ट्रांसफर हो जाएगी। ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कल और क्या एग्जांपल दी थी आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? एयरलाइन वाली। वो एयरलाइन वाली क्या एग्जांपल थी कि अगर मैंने बुकिंग करवाई और फ्लाइट डिले हुई, उसी वक्त पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मुझे कहीं पे कोई कंप्लेन कोई जो है डिले नहीं, किसी को कंप्लेन नहीं करनी पड़ेगी। इंश्योरेंस सेक्टर में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलता है। सिर्फ आप समझ रहे थे सिर्फ रियल एस्टेट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलता है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कैसे चलता है भाई? अगर किसी की जैसे ही खुदा ना हस्ता कोई डेथ हुई है, डेथ होती है वैसे, अब किसी की जब डेथ हुई है, उसने इंश्योरेंस करवाई है, जैसे उसका डेथ सर्टिफिकेट फाइनल हुआ है, मजीद कोई क्लेम प्रोसेसिंग ना करे, इंतजार ना करे कि मैं क्लेम फाइल, कोई पर्सन जो है वो क्लेम फाइल करे, वो उसमें डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाता रहे, फिर इंतजार करे कब प्रोसेसिंग हो। ना 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 ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, सारी चीजें ऑटोमेटेड होगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ऑटोमेटेड कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन पहले लिखी होगी, जैसे ही वो कंडीशन पूरी हुई फौरन वो एक्शन ले लेगा। समझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ऑटो एग्जीक्यूशन, ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी। ठीक है जी।
इसमें किसी एजेंट या लॉयर की जरूरत नहीं। ये ले, वकील आ जाते थे ना, वो एक एप्लीकेशन, एक कंप्लेन फाइल करने है, लाओ जी 5,000 लाओ, एक सफा लिखना है। कोई जरूरत नहीं है लॉयर्स के, एजेंट्स के। ठीक है, टाइम भी बचा, पैसे भी बचे, एरर्स भी कम, क्योंकि ऑटोमेशन चीजें हो रही हैं, ऑटोमेटेड। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन और एरिया, इंश्योरेंस में भी हो सकता है। ये इंश्योरेंस भी साथ ही पड़ा भाई। इंश्योरेंस सेक्टर में भी ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल किस वजह से? ब्लॉकचेन की वजह से है। ठीक है, ब्लॉकचेन की वजह से। स्मार्ट क्लेम्स प्रोसेसिंग, स्मार्ट प्रोसेसिंग मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया आपने, जैसे ही वो इवेंट अगर आग लगी, ठीक है, आपने उसको ये प्रूफ एक दफा दे दिया सिस्टम के अंदर कि भैया ये देखो पिक्चर आग लगी हुई है। उसके बाद क्या है? सारी पेमेंट्स ऑटोमेटिक। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मैंने चीज बाय की, ये आपका ख्याल है सिर्फ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एप्लीकेशन है? नहीं, और भी इंडस्ट्री। मैंने एक पर्सन से चीजें खरीदी, मैंने उसे कहा 30 दिन बाद पेमेंट करूंगा। अभी आजकल क्या होगा, मैं पहले तो कोशिश करूंगा भूल ही जाए वो बंदा जिसको मैंने पैसे देने हैं, तो अच्छा है। अगर फर्ज करे किस्मत मेरी खराब, वो 30वें दिन आ गया, फिर उसको मैं बहाने बना सकता हूँ, हाँ आज नहीं सर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, चक्कर जितने पैसे देने चक्कर लगाता है ना। ठीक है, आपको भी ख्वारी होती है। अब अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो तो क्या लिखा होगा उसमें, भैया जिस दिन मैंने चीजें खरीदी ना उसके बाद 30 दिन है, 30वें का 31वां दिन ना हो, सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पैसे जो है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। आपको किसी से मांगने पड़ेंगे नहीं, क्लेम फाइल करना ही नहीं पड़ेगा, आपको ये भी नहीं कहना पड़ेगा मुझे पैसे दो। जैसे ही टाइम पूरा हुआ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली पेमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। गुड थिंग के बैड थिंग? गुड थिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। चलिए, तो ये इंश्योरेंस सेक्टर में भी है। इससे क्या होता है, फ्रॉड रिड्यूस होते हैं, दोनों पार्टी एक दूसरे से फ्रॉड कर सकती हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी और फेक क्लेम फाइल करने वाला भी। चूंकि रिकॉर्ड होता है सारी ट्रांजैक्शन का, तो फेक ट्रांजैक्शन करना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में तकरीबन नामुमकिन है। तो ये है हमारे इंडस्ट्री। अच्छा, मैं एग्जांपल बता रहा था, वापस है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको पता है, जैसे फर्ज कीजिए गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही हैं डेली बेसिस पे, है? वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। अब आपको पता है कि साल के बाद ना, अगर इसी स्पीड से बढ़ जाए, साल के बाद गोल्ड डबल हो जाएगा। अगर तो आपके पास है कोई 10-12 करोड़, तो गोल्ड खरीद लिया, साल 1.5 साल बाद 20-25 करोड़ हो गया। लेकिन अगर आपके पास हैं 10,000 रुपए और आप चाहते हैं साल के बाद ये 20, भाई अपॉर्चुनिटी है ना, तो जितनी इन्वेस्टमेंट है उतनी तो हासिल कर लेनी चाहिए। क्या आप 10,000 का गोल्ड बाय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, मतलब हाथ लगा के कहेगा पैसे पूरे हो गए बस जाए। अगर ऐसा, क्या कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, अब यही जो है वो रियल एस्टेट में भी है। अब करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है, आपको अंदाजा है कि 10 साल बाद वो अरबों की हो जाएगी। आप कहते हैं मैं करोड़ों की पार्टी तो नहीं हूं, लेकिन जो 2-4 लाख मेरे पास इस वक्त है फर्ज करें, वो तो 10 साल बाद कोई 50-60 लाख बन जाना चाहिए। क्या इतनी महंगी प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं? नहीं। अब क्या करता है ये ब्लॉकचेन, क्या करेगी? ब्लॉकचेन में टेक्नोलॉजी आपके एसेट्स को डिजिटल पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगी। इसको कहते हैं टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का मतलब क्या है? एक बड़े एसेट जैसे प्रॉपर्टी है ना, उसके छोटे छोटे हिस्से कर देने जाए। एक प्रॉपर्टी जो कनाल्स में है, 100 कनाल है, ठीक है, आप उसको नहीं खरीद सकते, लेकिन उस क्योंकि वो अरबों की है। लेकिन आपने कहा मुझे 100 कनाल नहीं चाहिए, मुझे 1 फुट प्रॉपर्टी दे दो। अब हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में बताएं 1 फुट की प्रॉपर्टी सेल परचेज होती है? नहीं होती। लेकिन ब्लॉकचेन क्या करेगा, वो जो बड़ा एसेट है उसको एक स्क्वायर फुट के प्रॉपर्टी में डिवाइड करे, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज में, जिससे फायदा क्या होगा, जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो भी इसको बाय कर सकेगा। ठीक है। लेकिन आम आजकल का जो सिस्टम चल रहा है गवर्नमेंट का,
गवर्नमेंट कहते हैं भैया 1-1 फुट की हमने डील करना शुरू कर दी ना, तो बस हमें तो 10,000 लोग सिर्फ इसी काम के लिए रखने पड़ेंगे, क्योंकि रोज हर बंदा आएगा खरीदने के लिए। ऐसा ही है, मजदूर है, सुबह दिहाड़ी लगाई, शाम को घर वालों के लिए खाना लेके गया, साथ उसने कहा अच्छा मैं प्रॉपर्टी खरीदता जाता हूं। ऐसा वैसे पॉसिबल होगा ना? तो गवर्नमेंट नहीं करती ये काम। गवर्नमेंट एक सर्टेन लेवल तक जो एरिया होगा ना उसकी डील करती है, बाकी नहीं करती। अब इसके लिए फिर क्या है, कौन सा सिस्टम? डिजिटलाइज, ये हमारा टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन क्या है? एसेट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया जाता है डिजिटली। डिजिटली अब ये नहीं है कि आप उस 1 फुट में रहने चले जाएंगे, नहीं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अब क्या है, अब वो जो छोटे छोटे पार्ट्स है ना वो डील हो रहे होंगे। तो आपकी स्मॉल, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, स्मॉल ट्रेडर जो है वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है बड़े बड़े एसेट्स में। क्लियर? ये इससे मिलता जुलता कंसेप्ट है। जैसे कंपनी के डिफरेंट शेयर्स होते हैं ना, कंपनी की पूरी मालियत छोटे छोटे शेयर में, ये उससे मिलता जुलता समझे। टोकनाइजेशन क्लियर जी? एनर्जी ट्रेडिंग, हाँ जी, गवर्नमेंट क्या करती है आजकल? गवर्नमेंट ये कहती है कि भैया हम आपको बिजली जब 1 यूनिट बेचेंगे ना, वो बेचेंगे 75 रुपए का, लेकिन जिन लोगों ने सोलर लगवाया हुआ है वो अगर हमें बेचे, गवर्नमेंट को बेचे, तो वो हम लेंगे 11 रुपए का। ठीक है? अब आपने कहा ये क्या साइंस है, खरीदनी है तो 11 रुपए की, बेचनी है बिजली गवर्नमेंट ने तो गवर्नमेंट 75 रुपए में बेच रही है। ऐसा करता हूं, मैंने सोचा मैं ऐसा करता हूं, मेरे पास सोलर है, मेरे पास एक्सेस एनर्जी है, मैं एक्सेस एनर्जी, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेस यूनिट्स बाई को बेच देता हूं डायरेक्ट। ठीक है, भाई से कहता हूं भाई तू 30 रुपए यूनिट के हिसाब से मुझे पैसे देता रहा, मैं मेरे सोलर लगा बड़ा, मेरी कैपेसिटी से ज्यादा है, मतलब मेरी जो नीड है उससे ज्यादा है, क्या मैं डायरेक्ट बेच सकता हूँ? क्या करंटली बेच सकता हूं? नहीं बेच सकता, नहीं बेच। क्यों? दरमियान में मिडल मैन है। मिडल मैन कौन है? गवर्नमेंट। क्या इस मिडल मैन को रिमूव किया जा सकता है? यस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यही करती है, हर मिडल मैन को रिमूव कर देती है। फिर क्या होगा भला? मैं डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकूंगा अपनी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने प्रोड्यूस की है वो भाई को, एनर्जी। ठीक है, P2P एनर्जी। P2P एनर्जी का मतलब समझे कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी मैं डायरेक्ट कंज्यूमर हूं, यहां पे जो पार्टी जो है वो प्राइवेट पार्टी डायरेक्टली एक दूसरे को सेल परचेज कर रही है, कोई दरमियान में पावर कंपनी की, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं। ठीक है जी? अच्छा, वोटिंग सिस्टम, हाँ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वैसे तो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जो है वो ट्रांसपेरेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2000 वोट भी डाले हैं ना, तो जिसको जितने वोट डाले हैं वो उतने काउंट, तो पाकिस्तान में तो इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंडिया की। इंडिया में आपको पता है धांधली होती रहती है। ठीक है, वो 2000 वोट डाले निकलते हैं 20,000। तो इंडिया वालों को सख्त जरूरत है किस चीज की? ब्लॉक के सेंट्रलाइज सिस्टम जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, किसका? इंडिया का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो चूंकि एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, रिजल्ट की अनाउंसमेंट उसने करनी है, वोट गिनने उसने है, तो वो जो फार्म उनका पता नहीं, जो भी फार्म होगा 145 नहीं 145 और फार्म 147 है, वो कोई 2 नंबर फार्म बना सकते हैं। तो उसके लिए फिर चाहिए कि वेरिफिकेशन एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ना करे, वेरिफिकेशन कौन करे? सारे वोटर्स। हमें पता हो कि भैया ये हमारे इलाके में इतने वोटर्स हैं, और जैसे कोई एक भी वोट कास्ट होता है हम उसके ऊपर नजर रखें, और मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स जो है वो प्रूव करें, हाँ भाई ये पर्सन है इसने वोट कास्ट किया है। जरा सारे बताएं, एक एक वोट कास्ट होगा ना तो सारे देख रहे होंगे इससे पहले क्या सिचुएशन थी, इसके बाद क्या सिचुएशन है। ये नहीं किसी ने एक वोट डाला और 1000 ऐड हो गया किसी पार्टी के खाने में, ऐसा नहीं होगा। और ये वेरिफिकेशन कौन कर रहे होंगे भला? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कर रहा होगा, कौन? वोटर्स कर रहे होंगे, या वोटर्स में से वो सेलेक्टेड वोटर जिनकी जिम्मेदारी लगाई है, जैसे पोलिंग एजेंट होते हैं, माइनर्स, वैलिडेटर्स, वो देख रहे होंगे। हर ट्रांजैक्शन से पहले देख रहे होंगे कितने वोट हैं, किसने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, ये किसने वोट डाला, और उसके बाद अच्छा ये नहीं पता चलेगा कि किस पर्सन ने वोट डाला, क्योंकि वो आपको पता है वो क्या होता है, पब्लिक ही यूज करते हैं। लेकिन यह पता चलेगा कि ये एक पर्सन है, इसने पहले वोट नहीं डाला हुआ, अब ये वोट डाल रहा है, और इसके बाद पहले वो टोटल वोट्स की तादाद 14,538 थी, अब 14,539 हो गई, तो इसका मतलब जेन्युइन है।
ये वेरिफिकेशन अब कौन कर रहे होंगे? सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं, वोटर्स खुद कर रहे होंगे। तो बताइए सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, लेकिन हम इस सिस्टम को पाकिस्तान में नहीं आने देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जरूरत ही नहीं है भाई। और जिस चीज की जरूरत नहीं, बिला वजह उस पर इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? उसे तो हम अच्छे कामों में लगाएंगे उतने पैसों को। कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, कोई आईडी थेफ्ट नहीं। आईडी थेफ्ट क्या है? वो मुर्दा आगे वोट डाल रहा है, कभी कभी खबर सुनते हैं ना, मुर्दे ने वोट डाल दिया। यूजर्स एक्सेस कंट्रोल कर रहे हैं। वोटिंग सिस्टम समझ आ गया जी? आगे क्रिप्टो करेंसी समझाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपको हर मिसाल, ब्लॉकचेन की सबसे पहली मिसाल ही जहां मर्जी चले जाए, पहली मिसाल क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस। क्या है ये? डिजिटल मनी है। पीयर टू पीयर ट्रांसफर। पीयर टू पीयर ट्रांसफर का मतलब क्या है? एंड यूजर से एंड यूजर को, नोड थ्रू नोड, फाइनल एंड यूजर से दूसरे यूजर को डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर होते हैं, कोई बैंक के दरमियान में मिडल मैन नहीं होता। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी यानी पैसे ट्रांसफर करने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो आपको पता ही है कि आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? इसे और भी इंडस्ट्री में यूज किया जा सकता है, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करती है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये करती है, आपकी प्रोडक्ट को ट्रैक करती है, हर प्रोडक्ट को। क्या आपकी प्रोडक्ट जो है आपने बाय कहां से की, कहां से, कितने, किस प्रोसेस के, बाय रोड, बाय एयर, बाय सी, कैसे आप तक पहुंची, कितने दिन में पहुंची। उस लिहाज से कंडीशन का एनालिसिस करना होता है, इन्वेंटरी की कंडीशन क्या, पेरिशेबल गुड्स हो तो। फिर उसके बाद कितने डिपार्टमेंट में प्रोसेसिंग हुई, फाइनल गुड कैसे कन्वर्ट हुई, और कस्टमर तक के कितने देर में पहुंच रही है। हर उसका पूरी सप्लाई चेन में हर स्टेप पे उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं आप अपनी प्रोडक्ट का, ताकि कस्टमर को भी तसल्ली हो जाए। क्या जो मैंने इसे कहा हुआ है ना कि हमारी जो कॉफी है सर, ये कॉफी तो डायरेक्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉफी बीन्स मंगवाए हैं, तो कस्टमर वेरीफाई कर सके कैसे, इस प्रोडक्ट का ओरिजिन क्या है। ठीक, कैसे वेरीफाई कर सकेगा? नॉर्मल सिस्टम में तो नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि डाटा एक ही कंपनी के पास है, सेंट्रलाइज्ड है। लेकिन अगर ब्लॉकचेन पे सारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कंपनी ने शिफ्ट किया हुआ है, क्या कंपनी रिकॉर्ड शेयर कर रही है? कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। कस्टमर को पता चल जाए, कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, एग्जैक्ट किस जगह पे उसकी प्रोडक्ट है, कितनी देर में पहुंचेगी, सारा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल हो जाएगा। जब आप अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम को ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट कर लेंगे, इसका मतलब है वो एक्सेसिबल हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। आप कंपनी खुद भी प्रोडक्ट को लोकेट कर सकती है ओरिजिन से लेके डेस्टिनेशन तक, और कस्टमर या सप्लायर भी देख सकते हैं। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट मिल गई है और मुकर जाए, हैं हमारा बंदा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दे कि मुझे तो मिली नहीं प्रोडक्ट, हो सकता है ना। यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड है, ऐसे करते हैं भाई। ओके, चलिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी क्या ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हेल्थ केयर में अब ये आप एक्सप्लेन करें, क्या पेशेंट का डाटा सेंसिटिव होता है? सेंसिटिव, बिल्कुल सेंसिटिव होता है। क्या वो एक्सेसिबल, प्राइवेसी को इंश्योर करना चाहिए? बिल्कुल इंश्योर करना चाहिए। अगर तो ट्रेडिशनल सिस्टम अगर हमारे सरकारी हॉस्पिटल में होता है, क्या फाइल पड़ी हुई है वहां पे, साथ ही पेशेंट है, साथ ही उसकी टेबल पे फाइल है, ठीक है। अब वो फाइल साथ पड़ी हुई है, पेशेंट होता है, पेशेंट को अपनी होश नहीं है, ठीक है, तो कोई भी आके आता है, वैसे किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन सम टाइम कुछ सेंसिटिव केसेस में ऐसे होता है, ठीक है। जैसे कोई कंपनी का सीईओ है, वो बीमार पड़ गया, उसको खतरनाक, कंपनी चाहेगी कि इस बीमारी की खबर बाहर लीक ना हो, वरना कंपनी की शेयर प्राइस डाउन हो सकती है, तो कॉन्फिडेंशियल रखना था। तो हेल्थ केयर सेक्टर में अगर आप ब्लॉकचेन को यूज करते हैं, इससे भी जो आपकी डाटा स्टोरेज है सिक्योर हो जाएगी, टेम्पर प्रूफ हो जाएगी, उसे कोई हैक नहीं कर सकेगा। आप एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं, क्या जिसको चाहे एक्सेस प्रोवाइड करें, डॉक्टर को एक्सेस होगी, मेडिकल स्टाफ को एक्सेस उसकी फॉर एग्जांपल नहीं होगी, उनकी जरूरत ही नहीं है, डॉक्टर को एक्सेस होगी, सिर्फ आउटसाइडर को नहीं होगी। एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्पर प्रूफ रिकॉर्ड, हैक नहीं कर सकेगा कोई, ठीक है। वरना कुछ ऐसी एग्जांपल है, पाकिस्तान में भी ऐसी एग्जांपल्स हैं, हैकर्स ने हॉस्पिटल के सिस्टम को हैक कर लिया, सारे का सारा डाटा, जो भी ऑपरेशन का शेड्यूल था, जो भी ट्रीटमेंट हिस्ट्री थी, ऑटोमेटेड सिस्टम किया, थोड़ा डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ था, हैकर ने हैक कर दिया। अब हमारे कंप्यूटर को हैक कर दे, हम कहते हैं मसला ही कोई नहीं है,
हम हफ्ते बाद भी कोई बस नहीं, हैकर्स ने ना 2 से 3 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर उन्हें रिकवरी करनी होती है। अगर 2-3 दिन से ज़्यादा टाइम लगे उनको भी पता चल जाता है डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो फिर या तो डिलीट कर देंगे या अनब्लॉक कर देंगे या थोड़े से पैसों में कहेंगे कि हम आपका डाटा रिलीज कर दें। लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड वो लोगों की जिंदगियों का सवाल था, एक दिन के लिए भी डिले नहीं हो सकता था, रातों रात फिर पेमेंट करनी पड़ी, ठीक है, क्यों, डाटा सिक्योर करना, डाटा अवेलेबल करना था, अगले दिन ऑपरेशन थे, ठीक है, वो डिले हो जाते और ट्रीटमेंट ना हो पाता, प्रॉब्लम्स है। तो लेकिन ब्लॉकचेन में आपको पता है ये सिक्योर है। कैसे सिक्योर है? पब्लिक प्राइवेट की के जरिए से, और इसके अलावा क्या, इंक्रिप्शन के जरिए से, ठीक है, सिक्योर, ठीक है। और जो भी अगर कोई इसको एक्सेस करना चाहता है, चेंज करना चाहता है, वैलिडेटर उसको वेरीफाई करते हैं, भैया ये हमारे नोड का हिस्सा भी है कि नहीं हिस्सा। तो हेल्थ केयर में भी ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं। और कहां यूज कर सकते हैं? AML क्या, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, यानी ओरिजिन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, पैसे का ओरिजिन ही नहीं पता, पैसा कहां से आया, तो जाहिर है जब नहीं पता पैसा कहां से आया तो कोई ब्लैक मनी होगी, है, क्राइम के जरिए से हासिल की गई होगी। लेकिन आपको पता है जहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आपके ख्याल में जब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम इसको यूज कर सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, वहां से लेके फिनिश गुड में कन्वर्ट होके कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंचने तक हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड रख सकते हैं हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो क्या यहाँ पे पैसों का भी रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक अहम टूल के तौर पे यूज हो सकती है, कि जिसमें जितने भी कस्टमर्स, कंज्यूमर्स हैं, उनका जो भी इनकम है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने FBR का डाटा जो है ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर दिया, अब साल बाद रिटर्न फाइल नहीं हो रही, अब रोज के रोज डाटा जो है वो अपडेट हो रहा है, पता चल रहा है कि किसी पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, कोई छुपा भी नहीं सकता, ठीक है, इमीडिएटली पता चल रहा है। तो इससे जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसको रोका जा सकता है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर लें तो इससे क्या होगा, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टूल के तौर पे भी यूज हो सकता है, जिसमें वेरीफाइड आईडीज, जितने भी फॉर एग्जांपल सिटीजन है उनकी आईडी वेरीफाई करके स्टोर कर दें, ट्रांजैक्शन करेंगे, उनका रिकॉर्ड अवेलेबल होगा, डाटा शेयरिंग आसान होगी। अगर किसी के साथ डाटा शेयरिंग करनी है, जैसे मैं अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की शेयरिंग और किसी के साथ तो नहीं करूंगा, FBR के साथ करनी पड़ेगी, ठीक है, बैंक जाहिर है मेंटेन कर रहा है, उसके साथ भी मेरा डाटा शेयर हो रहा होगा। स्पीड ऑन बोर्डिंग, स्पीड्स अप, ऑन बोर्डिंग का मतलब यह है कि जो प्रोसेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डीलिंग है, ये प्रोसेस स्पीड अप हो रहे हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कट डाउन हो रहा है। अच्छा, ऑन बोर्डिंग स्पीड का मतलब एक है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एक है नो योर कस्टमर। ये दोनों बैंकिंग सेक्टर में अहम होते हैं। नो योर कस्टमर का मतलब है हर बैंक की ब्रांच की जिम्मेदारी है कि उसके पास जिस पर्सन ने अकाउंट खोला है उसका पता हो ये कौन है, क्या काम करता है, इसकी मंथली इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है इसका, ताकि जो इसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो और जो इसका सोर्स ऑफ इनकम है, जो इसकी मंथली इनकम है, वो मैच हो सके। बाद में पता चले कि कहीं के 2 नंबरी तो नहीं करा, कोई स्मगलर तो नहीं है। इसको बोलते हैं KYC, नो योर कस्टमर। बैंक के लिए लाजमी होता है क्या, नो योर कस्टमर। अब हुआ क्या, फर्ज करें एक कस्टमर ने अगर एक बैंक में अकाउंट खुलवाया, वो दूसरे बैंक, उसी बैंक की किसी दूसरी ब्रांच में जाता है फॉर एग्जांपल अकाउंट खुलवाने के लिए, ठीक है, एक में करंट अकाउंट खुलवाया, दूसरे में सेविंग अकाउंट खुलवाना है। अब दूसरे वाला अलग से नो योर कस्टमर सारी करेगा, दूसरे बैंक में चले जाते हैं, फिर से नो योर कस्टमर, बार बार डुप्लीकेशन हो रही। लेकिन अगर ब्लॉकचेन में सारा डाटा मौजूद है और ब्लॉकचेन मेरे पास ऑप्शन है, मैं जिसके साथ चाहे अपना डाटा शेयर कर सकता हूं, तो बताइए नई ब्रांचेस को ऑन बोर्ड लेना, नई ब्रांचेस को कॉन्फिडेंस में ला के भैया मैं जेन्युइन पर्सन हूं, आसान हो जाएगा। एक ही दफा नो योर कस्टमर की बैंक ने वेरिफिकेशन की होगी, वही दूसरों के साथ शेयर होती जाएगी। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर कस्टमर ये बैंकिंग सेक्टर की स्पेसिफिक टर्म्स हैं, ये भी आसान, एक दफा करें बस, बार बार वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। वरना बाजू का होता है एक ही ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रेल जो है ना, वो आप बैंक वालों को लग देते हैं, FBR वालों को लग देते हैं, वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाले आ जाते हैं, उनको अलग ट्रेल सारी वेरिफिकेशन देनी पड़ती है।
और कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आ जाए तो उनको अलग सारी डिटेल देनी पड़ती है। एक ट्रांजैक्शन जब आप जाएंगे ना प्रैक्टिकल फील्ड में तो आपको पता चलेगा, कोई एक बड़ी ट्रांजैक्शन करना लें आप, उसके बाद आपको मुख्तलिफ तरह के डिपार्टमेंट्स को अलग अलग डील करना पड़ता है, सारा रिकॉर्ड 6-6, 7-7 जगहों पे भेजना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर ब्लॉकचेन में है एक ही दफा रिकॉर्ड बना लिया, 10 डिपार्टमेंट आ जाए, हमने सिर्फ उनके साथ शेयर करना है क्लिक पे, रिकॉर्ड शेयर, ताकि पता चल जाए कि हमारा सारा सोर्स जेन्युइन है, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया। फिर ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? एक छोटा सा तरीका वारदात सुन लें। मैंने एक बॉक्स है, वो चाइना में अपना एक अजीज है, उसे कहा भैया ऐसा करो, एक कार्टन जो है ना, एक समझ लीजिए बॉक्स, वो मुझे उसमें भरो रेत और उधर से मुझे शिप करवा दो। उसने रेत भरी और शिप करवा दी। अब उसके जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स थे वो उसने मुझे अलग से भिजवा दिए कोरियर के जरिए से, बाय प्लेन। मैंने बैंक के पास या किसी मार्केट में ट्रेडर के पास जाके कहा सर देखिए मेरा माल आने वाला, ये देखिए सारी उसकी शिपमेंट की डिटेल्स है, ठीक है। अब सामान अगर डब्बे में पैक है ना तो उसके ऊपर लिख दिया गया कि इसके अंदर ये चीज है। अब वो जो नॉर्मली ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो खोल खोल के नहीं देखते इसमें क्या है, उनका अपना जो चेकिंग का प्रोसीजर है वो उसको देखते हैं, वरना वो उसको पैक करके एक एक चीज थोड़ी देखेंगे। तो डब्बा पैक है, उसके अंदर क्या है बस जो हमने बता दिया, जो शिपर ने बता दिया वो लिख दिया ट्रांसपोर्टर ने। अब मैं वो डॉक्यूमेंट लेके भाईजान के पास आया, मैं क्या भाई शिपमेंट आने वाली है लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है, ऐसा करो कि 10 करोड़ इसकी मालियत है तो मुझे सिर्फ 6 करोड़ दे दो, वो भी इस वजह से कि मुझे जल्दी है, बाकी तुम बेच लेना, ये चीज देखो ये फर्ज कीजिए मान गए, मुझे जानते थे। जैसे वो एग्जाम्पल आपको याद होगा, वो ट्रस्ट पे काम चलता है ना, वो लाहौर में क्या वो सोना लेके निकल गया है, तो ये भाईजान मुझे जानते हैं, मैं भी 20 साल से काम कर रहा हूँ इसी सेक्टर में। मैंने कहा ठीक है जी सर दे देते हैं, आपने पिछला 20 साल कोई 2 नंबरी नहीं की, ये ले 6 करोड़ मुझे दे दीजिए। मैंने इसी तरह 2-3 और ट्रांजैक्शन करके मैं निकल। प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं? यह है ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग। आपने मनी लॉन्ड्रिंग की लेकिन कैसे की? ट्रेड के जरिए से, सेल परचेज के जरिए, कोई शिपमेंट मंगवा के उसको शो करवाया जेन्युइन शिपमेंट है और वो आगे किसी को बेच दिया। अब वो जब इसको मिलेगा खोलेगा रेत निकलेगी, फिर पता चलेगा इसका हुआ क्या। लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा? सप्लाई चेन में पड़ा था क्या, हाँ, रीजन से लेके स्टार्ट से लेके प्रोडक्ट क्या है, कितनी क्वांटिटी की है, किस किस स्टेप पे है इस वक्त, कब तक किधर पहुंचेगी, सारी चीजें का रिकॉर्ड मौजूद है। तो बताइए क्या ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये भी कंट्रोल हो गई? कोई फेक शिपमेंट नहीं होगी, फेक इनवाइसेस नहीं होगी। बाज़ औक़ात लोग ओवर इनवाइसिंग भी करते हैं, चीजें ठीक होती हैं, मालियत जो है वो ज्यादा कर देते हैं, क्वालिटी ओवरस्टेट कर देते हैं। तो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग को भी खत्म कर सकते हैं हम इसके जरिए। डन जी। ये हो गए हमारे यूजेस। किसके यूजेस? ब्लॉकचेन के। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की टाइप्स के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी अगर मैं आपसे कहूं मुझे एक लफ्ज में एक्सप्लेन करें, क्या कहेंगे आप? कि सर ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शंस जिस लेजर पे रिकॉर्ड होती है ना, वो लेजर की कॉपी सेंट्रलाइज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक नोड, हर एक पार्टी के पास। ठीक है जी, ओके। अब हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की टाइप्स कितनी है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की टाइप्स कितनी है? भाई 2 टाइप्स तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन में क्या होता है? अब ये देखें, ये ना डिपेंडिंग ऑन सिक्योरिटी, डिपेंडिंग ऑन स्केलेबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन यूज, ये डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट सेक्टर में यूज होती है डिफरेंट पर्पस के लिए। जो सबसे ज्यादा प्रोबेबली सिक्योर्ड टाइप है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम की, वो क्या है? ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की सबसे, देखें ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, उसके आगे डिफरेंट टाइप्स 5। हमने फोकस किसके ऊपर किया है अपने पूरी डिस्कशन में? सिर्फ ब्लॉकचेन के ऊपर। अब आपको एंड में ये बताना चाह रहा है ब्लॉकचेन के अलावा भी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम है, लेकिन आपने मेन कंसेप्ट जेहन में रखना है ब्लॉकचेन चेन और उसके यूजेस पढ़े। ठीक है जी, चलिए अब चलते आगे। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम कौन सा लेजर सिस्टम है? जिसमें इंफॉर्मेशन
सेंट्रलाइज नहीं है, हर यूजर को शेयर की गई है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में क्या है? इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स की शक्ल में, फ्लैट लाइन की शक्ल में मेंटेन की जाती है। ठीक है, इसमें वेरिफिकेशन होती है, डिटेल लेवल की वेरिफिकेशन होती है, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन प्रोसेस होते हैं। समझे? और वेरिफिकेशन कैसे होती है? माइनिंग के जरिए से, वैलिडेशन के जरिए से। वो क्या था? प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के जरिए से। ठीक है जी, ये ब्लॉक है की शक्ल में है, और ब्लॉक से एक दूसरे के साथ लिंक है, और ब्लॉक्स को हैशेस अलॉट किए गए हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्योंकि ब्लॉक इंफॉर्मेशन को चेंज ना करे, चेंज करेगा तो हैश चेंज हो जाएगा, लिंक ब्रेक हो जाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या है? ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स की शक्ल में होती है। किस शक्ल में? ब्लॉक्स की शक्ल में, इस शक्ल में, वेब की शक्ल में, नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर की शक्ल में नहीं। किस शक्ल में होती है? इसकी शक्ल में। ये ऊपर वाले सीक्वेंस, फ्लैट लाइन, और ब्लॉक एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। कैसे? चेन की शक्ल में। और चेन को कैसे इंश्योर किया जाता है कि कोई 2 नंबर चेंज ना, जैसे रेल का डब्बा जा रहा है, 10 डब्बे हैं, वो मूवी में क्या किया, चोरों ने 7वें डब्बे में हीरे जवाहरात पड़े हैं, उस डब्बे को निकाला, उसकी जगह 2 नंबर डब्बा लगा दिया। मूवी में इस तरह के सीन दिखाते रहते हैं मिलते जुलते, नहीं पॉसिबल, मुझे भी पता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, और मूवी में आपको पता दिखा भी देते हैं आगे दिखाना चाहे तो जो दरमियान में डब्बा 2 नंबर आ गया, जेन्युइन निकल गया, कैसे पता चलेगा हमें? उस डब्बे का नंबर फर्क होगा, वो पिछले वाले डब्बे के साथ उसका नंबर नहीं मिलेगा, आगे पिछले वाले, तो वो पकड़ा जाएगा उधर। यह है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में ही 2 टाइप्स है, प्राइवेट और कंसोर्शियम लेजर। ये पढ़ लिया हमने, प्राइवेट पता है ना, कल टाइप्स पढ़ी थी हमने, क्या थी? प्राइवेट और पब्लिक, और क्या था? हाइब्रिड और कंसो, ये वही है। ये दोनों टाइप्स ऑफ लेजर तो कल ही आप पढ़ चुके हैं, याद है ना? प्राइवेट में क्या होगा? एक ऑर्गेनाइजेशन के पास लेजर होगा सिर्फ, विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन। और कंसोर्शियम में क्या होगा? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन वो शेयर कर रही होंगी लेजर, जैसे इंडस्ट्रीज के अंदर कंपनीज होती है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये जो है ना कंसोर्शियम वाला, ये प्राइवेट वाला, ये उस वक्त आइडियल है जब आपको पता हो कि प्राइवेसी को इंश्योर करना हो आपने, डाटा प्राइवेसी, और आपको पता हो कि आपके पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं जिनके साथ आपने डाटा शेयर करना है, तो फिर प्राइवेट और कंसोर्शियम रहता है। अगर प्राइवेसी का मसला नहीं है, इंफॉर्मेशन ऐसी है आप जनरल पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो क्या करें? पब्लिक कर लें। बिटकॉइन कौन सा है? पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, कंसोर्शियम। पब्लिक, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, अब सुने, डायरेक्ट एसिलिक ग्राफ। डायरेक्ट एसिलिक ग्राफ क्या है? इसमें भी ट्रांजैक्शन सिस्टम सारा सेम है, फर्क इस चीज का है सिर्फ, डायरेक्ट एसिलिक ग्राफ का फर्क है कि इसमें जो ट्रांजैक्शंस होती है ना, उनका स्ट्रक्चर ब्लॉक्स वाला नहीं होता, बल्कि क्या होता है? ग्राफ लाइक। ग्राफ लाइक, कोई ब्लॉक्स नहीं होते, माइनिंग नहीं होती उनकी, बल्कि क्या होगा कि वो वेब लाइक स्ट्रक्चर होगा, वेब लाइक, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, वेब लाइक, नेटवर्क लाइक, ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। जैसे ग्राफ होता है छोटे छोटे बहुत से डब्बे ऊपर नीचे, ये ऐसे, ये ग्राफ लाइक, ये स्ट्रक्चर में ट्रांजैक्शन हो रही होगी। अब इसमें एक नुकसान है क्या? माइनिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनिंग एक एक करके होती है, यहां पे बहुत सी ट्रांजैक्शन पैरेलल रन हो रही है, समझ रहे हैं? ये सारी 4-5 ट्रांजैक्शन, तो यहां पे माइनिंग नहीं हो सकेगी, कोई और तरीका है वेरिफिकेशन का। लेकिन इसका प्लस पॉइंट क्या है? पैरेलल प्रोसेसिंग, बहुत से ट्रांजैक्शन इमीडिएट एक ही वक्त में प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये फास्ट भी है, ये स्केलेबल है, लेकिन कंपैरेटिवली लेस सिक्योर्ड है। क्यों? माइनिंग नहीं है इसमें, माइनिंग के जरिए वेरिफिकेशन नहीं होती, कोई और तरीका है जो कि लेस सिक्योर्ड। लेकिन ये क्या है? ये है तो कम स्केलेबल है, स्लो, सिक्योर है। कैसे सिक्योर है? हाँ, माइनिंग के होती है इसमें, वैलिडेशन होती है इसमें, एक वक्त में एक ट्रांजैक्शन आ रही होगी। भाई ये बात समझ आए? आगे चलते हैं। हैश ग्राफ। हैश ग्राफ को यूं समझिए, लिखना आपने हैश ग्राफ, ये पढ़ना, इसको समझे, लिखा हुआ है हैशटैग। हैशटैग से क्या आता है जहन में? सोशल मीडिया।
सोशल मीडिया क्यों जहन में आता है? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। फर्ज कीजिए हमारी क्लास का एक ग्रुप है, मैं ग्रुप में मैं करता डिसाइड कि ग्रुप के अंदर मैंने कहा भैया आपका क्या ख्याल है, क्या कल छुट्टी होनी चाहिए? यही सर छुट्टी होनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, हमारे पास आखिरी महीना शुरू होने वाला है, आखिरी महीने में बर्डन ज्यादा ना हो जाए, इसलिए कल क्लास होनी चाहिए। इन्होंने कहा नहीं नहीं सर, हमने रिवीजन भी करनी होती है, तो सिर्फ सिलेबस नहीं कवर करना, हमने तो रिवीजन भी करनी है, तो कल का दिन हमने रिवीजन के लिए रखा हुआ है, तो रिवीजन के लिए हमें घर खुद से तैयारी करने दे, कल क्लास नहीं। ऐसे ऐसे कन्वर्सेशन चलती जाएगी, ठीक है। ये इसको तरीका कहते हैं गॉसिपिंग। गॉसिपिंग ये क्या क्या कहलाता है? गॉसिपिंग प्रोटोकॉल। गॉसिप, गपशप लग रही है, गपशप के जरिए से फैसला हो रहा है। अब मुझे बताइए, जब जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, वोटिंग करनी है, जिन जिन ने, उन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, एंड तक पहुंचते पहुंचते क्या अंदाजा हो नहीं जाएगा कि सारे ग्रुप का कंक्लूजन क्या है? इसमें देखे कोई बाकायदा वोटिंग, वेरिफिकेशन की जरूरत, क्या वेरिफिकेशन हो रही है? नहीं हो रही। कंसेंसस पे पहुंचा जा रहा है, लेकिन कैसे पहुंचा जा रहा है? गॉसिपिंग के जरिए से कंसेंसस पे पहुंचा जा रहा है, एक एग्रीमेंट पे पहुंचा जा रहा है कि ट्रांजैक्शन क्या होगी, कल छुट्टी होगी या नहीं होगी। लेकिन कैसे पहुंचा जा रहा है? माइनिंग के जरिए नहीं, ये वेरिफिकेशन के जरिए नहीं, कैसे? गॉसिपिंग के जरिए से। इसको कहते हैं गॉसिप प्रोटोकॉल। इसमें कंसेंसस पे पहुंचा जा रहा है, कैसे? वर्चुअल वोटिंग के जरिए से। वर्चुअल वोटिंग क्या है? ये जो आपने व्हाट्सएप पे फॉर एग्जांपल ये कहा नहीं सर कल छुट्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या है? वर्चुअल वोटिंग, गॉसिपिंग। तो हैश ग्राफ से आपके जहन में क्या आना चाहिए? हैश टैग। लिखना नहीं है हैश टैग। हैश टैग फिर क्या आपका सोशल लिंक हो जाएगा। अच्छा, ये सोशली जब हमने किसी एक नतीजे पे पहुंचना हो ना, सोशल नेटवर्क में किसी एक नतीजे पे पहुंचना हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? हैश टैग। फैमिली का ग्रुप है, ठीक है, वालदा ने मैसेज किया क्या ख्याल है आज टिंडे पका लिए जाएं? अब 6-7 है, वो हर एक अपना, मुझे तो पसंद ही नहीं है ये, हाँ, एक दूसरे कहते हैं हाँ ठीक है कोई मसला नहीं, मैंने कौन सा घर से खाना है आज, हाँ, दोस्त की तरफ पार्टी है। तो क्या ये किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाएंगे? कुछ 4-5 मिनट बाद जब जितने भी रेलिवेंट लोग हैं अपने अपनी पोस्टिंग करेंगे, क्या किसी कंक्लूजन पहुंच जाएंगे? ये कंसेंसस है। लेकिन कंसेंसस कैसे आ रहा है? किसी फॉर्मल तरीके से नहीं आ रहा। किस तरीके से आ रहा है? गॉसिपिंग के जरिए से, गपशप के जरिए से। तो कहते हैं गॉसिप प्रोटोकॉल, हैशटैग, ठीक है। और फिर अगला कौन सा है? लेजर सिस्टम। लेजर सिस्टम, होलो चेन। होलो चेन को आपने रखना है जहन में आ जाए सोलो चेन। होलो चेन जहन में क्या आ जाए? सोलो चेन। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम की अजीब टाइप है, ये बल्कि शायद टाइप भी नहीं होनी चाहिए। इसमें ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, लेकिन किसका? सिर्फ अपना, दूसरों का नहीं। कंपेयर करें, देखिए ब्लॉकचेन में लेजर शोधाना हर एक के पास था, और उसमें पूरे सिस्टम की स्टार्ट से लेके आज तक हर यूजर की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड थी ब्लॉकचेन। लेकिन होलो चेन में क्या है? सोलो चेन, सिर्फ अपनी चेन ऑफ एक्टिविटीज होगी। इसकी मिसाल यूं समझिए जैसे फेसबुक पे आपके पास अपनी हिस्ट्री तो पता होगी सारी, क्या कमेंट किया, क्या पोस्ट किया, क्या एक्टिविटी थी, किसको व्यू किया, फीड्स आ जाएगी, किसी दूसरे की नहीं आएगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। तो आप सोच रहे होंगे तो सर इसमें होलो चेन की क्या जरूरत है? ऑलरेडी जब है, होलो चेन क्या कर रहा है? होलो चेन उसको सिक्योर कर रहा है, प्राइवेट कर रहा है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम का सिर्फ एक ये मकसद नहीं है कि इसने सारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करना है, रखना है, ठीक है, इसको सिक्योर भी करता है, प्राइवेसी को भी इंश्योर करता है। इसमें क्या होगा? यूजर स्पेसिफिक चेन। यूजर स्पेसिफिक समझ आया? हर यूजर की अपनी अपनी चेन होगी, हर यूजर का अपना अपना रिकॉर्ड, अपनी अपनी ट्रांजैक्शन। कोई ग्लोबल कंसेंसस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ग्लोबल कनेक्टिविटी नहीं है, ग्लोबल रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं हो रहा, तो दूसरों का कंसेंसस होने की क्या जरूरत है? मैंने पोस्ट की, क्या कि दूसरे को वेरीफाई करने की जरूरत है कि मैंने ही पोस्ट की? नहीं, मेरी पोस्ट। लोकल वैलिडेशन होगा। अच्छा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो मर्जी वो चेंज कर सकता है, इसके अपने भी कुछ रूल्स होते हैं। दूसरों से कंसेंसस नहीं करवाना अपने अपनी एक्टिविटीज का,
लेकिन एक्टिविटीज के कुछ रूल्स हैं, वो फॉलो किए जाते हैं। हाईली स्केलेबल है, मतलब जब रिकॉर्ड ही अलग अलग है, जितने चाहे यूजर को आप साथ जोड़ लें, मसला ही कोई नहीं, क्योंकि हर यूजर ने अपना ही रिकॉर्ड एक्सेस करना है। तो ये है हमारे कुछ सिस्टम। थोड़ा सा ये जो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, कोशिश की है मैंने सिंप्लीफाई कर सकूं, लेकिन आपने जहन में क्या रखना है, ब्लॉकचेन और प्राइवेट और कंसोर्शियम इजी है, पहले पढ़े हुए हैं, ये दो तो क्लियर हो गए, ठीक है। डायरेक्टेड एसिडिक ग्राफ में आपने इस ग्राफ को जहन में रखना है, ये हमारा ब्लॉकचेन है और ये क्या है, डायरेक्टेड एसिडिक ग्राफ, इस शक्ल में। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होगी लेकिन सिक्योरिटी थोड़ी कम होगी। और हैश ग्राफ से क्या जहन में आए, हैश, ये असल में दोनों सोशल मीडिया फोकस्ड है, सोशल एप्स फोकस्ड हैं ये दोनों कंसेप्ट। और होलोचेन में सिंगल यूजर की रिकॉर्ड होगा मेंटेन। क्लियर जी, कुछ को समझ आया? ये था हमारा आज का लेक्चर, घर जाके रिवीजन जरूर कीजिएगा और आपका था याद रोज का रोज करना हमने, ऐसा ही है। चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।